गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के व्याकरण में जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो है इसको देखते हैं हम पहले। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। अर्थात जो रेडियो द्वारा समाचार प्रसारित किए जाते हैं उनकी तुलना हमको करनी है मुद्रण माध्यम से। मुद्रण का मतलब होता है कि छपाई करना, छपाई किए जाने वाले समाचारों से उनकी तुलना करनी है हमें। ठीक है ना, कि जो छपाई जैसे पेपर, पत्रिका आदि छपाई करने वाले जो समाचार प्रसारित करने वाले माध्यम हैं उनमें और जो रेडियो द्वारा समाचार प्रसारित होता है उनमें क्या अंतर है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं फिर। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार। देखिए, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार जो होता है उसकी एक विशेषता होती है कि यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। जैसे आपने सुना, तुरंत वक्ता जो है अगली लाइन बोलेगा, समाचार प्रसारित करने वाला अगली लाइन बोल देगा और पिछली लाइन आपकी विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। देखते हैं मुद्रण। वही मुद्रण जो होता है ये अस्थाई होता है। जैसे आपने कोई समाचार पत्रिका में, समाचार पत्र में या कहीं भी पढ़ा तो उसको आप संभाल कर रख सकते हैं, जब आप चाहें तब उसको कई दिनों बाद भी, कई साल बाद भी पढ़ सकते हैं। तो एक अंतर तो ये हो गया कि रेडियो समाचार जो होता है यह सुनते ही विलीन हो जाता है, जबकि मुद्रण समाचार अस्थाई रहता है। ठीक है ना। फिर रेडियो समाचार। रेडियो समाचार हम अपने क्रम में ही सुन सकते हैं, यानी प्रसारित करने वाला जो है वो जिस क्रम में उसको सुनाएगा हम उसी क्रम में सुन सकते हैं। लेकिन मुद्रण, इसमें क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने पहले पेज का समाचार पढ़ा, उसके बाद अंतिम सब पेज पे चले गए आप। ठीक है ना, बीच के पेज में चले आए, फिर लास्ट के पेज में चले गए, फिर पहले पेज पर चले आए, यानी ये इसमें कोई क्रम आवश्यक नहीं है। लेकिन रेडियो के समाचार में एक तारतम्यता होती है, हमें उसी तारतम्यता से सुनना है। क्योंकि अगर रेडियो समाचार में हमने पहली लाइन सुनी और हमारी इच्छा हुई कि लाइए हम अंतिम लाइन सुन लेते हैं, तो आप अंतिम लाइन नहीं सुन सकते। वो जिस क्रम से हमको सुनाएगा, एक उसकी क्रमबद्धता होती है, उसी अनुसार हम सुनते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं रेडियो समाचार का। यह सुनने में समझ में आ जाता है, यानी रेडियो समाचार को हम सुन करके ही समझ जाते हैं। लेकिन मुद्रण समाचार पढ़ने पर समझ में आता है। मुद्रण समाचार जो होता है यह पढ़ने पर ही समझ में आता है, क्योंकि उसमें सुनने यानी बोलने वाली उसकी कोई वस्तु होती नहीं है, कोई यंत्र होता नहीं जो बोल के हमें अखबार बताएगा, पढ़ाएगा, तो उसे हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। फिर रेडियो पे आ जाते हैं। देखिए, रेडियो के समाचार में सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त होती है, यानी सुनने में, रेडियो समाचार के सुनने में जो स्पष्टता होती है वही काफ़ी होती है। लेकिन जो मुद्रित समाचार होते हैं उसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि रेडियो समाचार जो हम सुनते हैं उसमें जो सुना हमने, उसका अगर उच्चारण स्पष्ट है तो हम वहीं क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो मुद्रित समाचार होते हैं उसमें हम पढ़ के देख लेते हैं कि कहीं व्याकरण या वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है। इसीलिए मुद्रण समाचार में व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है ना। रेडियो समाचार का जो माध्यम होता है वो शब्द और आवाज़ होती है। रेडियो समाचार का जो माध्यम होता है वह शब्द और आवाज़ होती है, लेकिन मुद्रण समाचार का जो माध्यम होता है वह केवल शब्द होता है। ठीक ना। तो ये थे रेडियो द्वारा प्रसारित और मुद्रण के माध्यम से प्रसारित समाचारों के अंतर या उनकी तुलना। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है। ठीक है ना। रेडियो समाचार की कॉपी आप लोग जानते होंगे, जो उसकी जैसे हम लोग फ़ोटोकॉपी करवाते हैं
उसी तरह से जो समाचार होते हैं जब उनकी कॉपी होती है तो वो भी हमको टाइप कॉपी मिलती है, ठीक ना, यानी टंकण के द्वारा छाप करके वो दी जाती है, उसी को टंकित कॉपी कहा जाता है या टाइप्ड कॉपी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी टंकित होनी चाहिए, जिससे समाचार को वाचक जो है समाचार को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। इसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों को भी नहीं आने देना चाहिए और यह 5 अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए। 5 अंक से अधिक वाली कोई संख्या है तो उसे शब्द में लिख देना चाहिए, क्योंकि जो समाचार वाचक होता है वो जो समाचार पढ़ रहा होता है तो अगर उससे अधिक नंबर हैं, उसमें अंक हैं, तो उसको थोड़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करने में संभवतः उस समय हो सकता है कठिनाई हो। इसीलिए कह रहा है कि अगर 5 अंक से अधिक वाली कोई संख्या है तो उसे शब्द में लिख दिया जाए, जिससे वाचक को कोई दिक्कत ना हो। तो रेडियो समाचार के कॉपी की क्या विशेषता होनी चाहिए, आपको स्पष्ट हो गया ना, कि उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक ना, संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसके विस्तार से लिखा होना चाहिए और उसमें उच्चारण की दृष्टि से भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी सरल शब्दों का भी प्रयोग होना चाहिए, जिससे वाचक को कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर वाचक को प्रॉब्लम आ जाती है या वो कठिन शब्दों का उच्चारण कर भी लेता है तो पता लगता है कि श्रोता जो है वह नहीं सुन पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। अब श्रोता अगर नहीं समझ पा रहा है तभी उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है। इंटरनेट पत्रकारिता, देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता तथा टीवी पत्रकारिता का एक संगम होता है। इसमें ध्वनि और दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। इंटरनेट पत्रकारिता है ना, इसमें शब्द भी होते हैं, ध्वनि भी होती है और दृश्य भी, आपको वह स्थल भी या वह घटना भी दिखाई देती है, ठीक ना। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद अपडेटेड होते रहते हैं, यानी उनको संशोधित किया जाता रहता है, ठीक है ना। यही कारण है कि इंटरनेट पत्रकारिता अन्य पत्रकारिताओं से श्रेष्ठ मानी गई है और इसी कारण से वो भिन्न है, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता और टीवी पत्रकारिता का संगम होता है। इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का प्रयोग होता है और इसकी सबसे विशेष योग्यता जो है वह यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। अब आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है, समाचारों के लिए अनोखापन कितना महत्व रखता है। समाचारों के लिए अनोखापन कितना महत्व रखता है। अनोखापन आप जानते होते हैं, अनोखापन का मतलब होता है नयापन आना, एक अनोखी या नई बात को सम्मिलित कर देना, उसी को अनोखापन कहते हैं। देखिए, अनोखापन जो होता है ये विविध नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है, ठीक है ना। जैसे अगर किसी विचित्र बच्चे का पैदा होना है, कहीं गणेश जी की मूर्ति के द्वारा दूध पिया जाना है, कहीं भूत प्रेत का साया होना है, लोग ऐसे अनोखे जो समाचार होते हैं उनमें गहरी रुचि लेते हैं। जैसे गणेश जी दूध पी रहे थे, अभी कुछ समय पहले उठा था, ये एक अफवाह ही मानी जा सकती है या जो भी रहा हो, लेकिन इस तरह के समाचार हमें मिले थे सुनने को, तो इसी को अनोखापन कहते हैं, ठीक ना। और इस अनोखे समाचार को लोग बड़ी
लालायित दृष्टि से, बड़ी रुचि लेकर के सुनते रहते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, समाचार के लिए जनरुचि का क्या महत्व है। देखिए, इसमें समाचार के लिए जनरुचि का महत्व पूछा जा रहा है आपसे। जनरुचि आप पहले जान लीजिए कि जनरुचि, जन माने जनता, रुचि माने रुचि, यानी समाचार पत्र जो होते हैं वो जनता की रुचि किस बात में है, इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं और इस तरह से उन्हीं के अनुसार वे समाचारों का चयन करते हैं और उन्हें छापते हैं। क्योंकि अगर वो जनरुचि को जान पाएंगे तभी उनके समाचार पत्र बिकेंगे, अन्यथा अगर वो जनरुचि को नहीं जान पाते हैं तो उनके समाचार पत्र नहीं बिकते हैं। इसीलिए इसमें जनरुचि का काफ़ी महत्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र जो होते हैं ये जनरुचि के पारखी होते हैं। इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा आदि के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि सभी पृष्ठ समाचार के अलग होते हैं। वो निर्धारित होता है कि किस पेज पर खेल का समाचार होगा, कहाँ फिल्म की, कहाँ राजनीति की और कहाँ हिंसा से जुड़ी खबरें होंगी। प्रायः समाचार पत्र जो होते हैं ये पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों का स्थान देते हैं। यानी समाचार पत्र जो होते हैं ये समाचार पाठकों की रुचि के अनुसार ही उनको अपने पेपर में स्थान देते हैं और हर समाचार पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग भी होता है, ठीक ना। यानी हर समाचार पत्रों के पाठक वर्ग विशेष रूप से होते हैं, विशेष पाठक वर्ग होता है और उसी के अनुसार वे समाचारों का चयन करते हैं, ठीक ना। जैसे आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि भाई, कोई कहता है कि खेल का समाचार इस पेपर में बहुत अच्छा आता है, कोई कहता है कि नौकरी और शिक्षा से संबंधित समाचार इस पेपर में बहुत अच्छे से आता है। तो लोग अलग अलग पेपरों का भी उस तरह से चयन करते हैं और इस तरह से उस पेपर के वो पाठक वर्ग कहलाते हैं और उसी तरह से वो उसको पढ़ते हैं। फिर उनके अनुसार, उस समाचार पाठक के अनुसार ही समाचार जो संपादक होता है वो अपने समाचार पत्रों का संपादन करता है। इस तरह से उनका अपना काम चलता रहता है, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं छठा प्रश्न, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। देखिए, जनसंचार जनता के बीच किसी भी सूचना को प्रसारित करना ही जनसंचार कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जनसंचार जो है ये नई सभ्यता का एक शब्द है। जब से संचार के लिए तकनीकी साधन जैसे मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं तब से ये इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। अब हम परिभाषा इसकी देख लेते हैं। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष वाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद नहीं कर पाते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं और उस प्रत्यक्ष बात करने के बजाय हम किसी यांत्रिक माध्यम से, यांत्रिक का माध्यम का मतलब हुआ जैसे समाचार पत्र हुए, पत्रिकाएं हुई, ठीक ना, रेडियो हुआ, दूरदर्शन हुआ, फिल्म हुआ, इंटरनेट हुआ, इनके माध्यम से जब हम उस समूह से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं, ठीक। लेकिन जैसे हम आप लोगों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाना जो होता है ये जनसंचार नहीं होता है, क्योंकि हम आप प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ करके क्लास में पढ़ाते हैं तो उसको हम जनसंचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है प्रत्यक्ष संवाद नहीं होना चाहिए, अप्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन यही अगर इस समय हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक ना, तो ये जो होता है ये अप्रत्यक्ष संवाद हुआ, तो इसको हम जनसंचार कह सकते हैं, इसको जनसंचार का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये 6 प्रश्न जो हैं इस आज के पार्ट में ये आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।